दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मॉडर्न कंप्यूटर्स में आप सबका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये है रेलवे में जो छात्र अप्रेंटिस करते हैं, जिन्हें कि CCA कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस कहते हैं। तो रेलवे में अप्रेंटिस करने के बाद में उनकी क्या स्थिति है, भविष्य में क्या उनको नौकरी मिलेगी, और जो पिछला समय था जब से अप्रेंटिसशिप एक्ट लागू हुआ उस समय से क्या उनको नौकरी मिल जाती थी, इन सभी विषयों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, अप्रेंटिसशिप एक्ट लागू हुआ सन 1961 में, जिस समय से भारत सरकार ने संविधान के माध्यम से संशोधन करके अप्रेंटिसशिप एक्ट को लागू किया 1961 में, और ये सन 1963 से प्रभावी हुआ इस देश में। 1963 में स्थितियां ऐसी थी कि अधिकतर जो भारत था वह अत्यधिक गरीबी से गुजर रहा था और इंडस्ट्री भी बहुत कम थी, नाममात्र थी। तो अधिक संख्या में छात्र उस समय अप्रेंटिस नहीं करते थे, तो और ना ही कोई टेक्निकल वर्क करते थे। तो सरकार ने इसीलिए अप्रेंटिसशिप एक्ट लाया ताकि बड़ी संख्या में जो ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंडस्ट्री है, वो लोगों को प्रशिक्षित कराए ताकि देश का विकास अच्छे से हो और उद्योग धंधे हो सके। तो लोगों की प्रशिक्षण के क्षेत्र में कमी होने का नतीजा ये होता था कि जो भी छात्र सन 1963 के बाद से अप्रेंटिस कर लेते थे, बहुत कम संख्या में ही करते थे, तो उन सबको अप्रेंटिस करने के बाद स्वतः ही नौकरी मिल जाती थी उन्हीं के विभागों में या अन्य विभागों में। और 1963 से लेकर 1970 तक लगभग यही प्रक्रिया चलती रही। 1980 के दशक तक लगभग ऐसे जो भी छात्र अप्रेंटिस करते थे उनको उन्हीं के विभागों में अधिकारियों के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनको उसी में नियोजित कर लिया जाता था। लेकिन सन 1980 के बाद में जब अधिक संख्या में छात्र अप्रेंटिस करने लगे तो स्थितियां कुछ बदलने लगी, और बदलती हुई स्थितियों का परिणाम ऐसा होने लगा कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी, सरकारी क्षेत्र की, वो अब छात्रों को जो अप्रेंटिस करते थे उनको रोजगार देने में आनाकानी करने लगी, और बड़ी संख्या में ये देखा गया कि जो छात्र अप्रेंटिस कर रहे हैं वो उनको कंपनियां रोजगार नहीं दे रही हैं। तो ऐसी स्थिति में सन 1983 में भारत सरकार की जो एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड रिहेबिलिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में जिसको DGET कहते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक योजना लाई, और योजना के तहत क्या बताया गया, 23 मार्च सन 1983 को उन्होंने एक अपना नियम बनाया, और नियम में ये बताया कि जो भी छात्र अप्रेंटिस करेंगे तो फिर वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिस करते हैं तो वहां पर ये प्रावधान होगा कि जितनी भी नौकरी निकलेंगी वहां पर 50% जो नौकरी होंगी वो अप्रेंटिस के माध्यम से भरनी होंगी। और यह नियम सारी जितनी भी सरकारी क्षेत्र में उपक्रम हैं सब पर लागू कर दिया गया कि जो भी आप यहाँ अप्रेंटिस छात्र करेंगे 50% आपको अप्रेंटिस लेना है और 50% ओपन मार्केट से लेना है। तो यह नियम लागू हुआ 23 मार्च 1983 को। अब ये नियम लागू होने के बाद जितने सरकारी क्षेत्र की जो भी उपक्रम है वो भर्तियां करने लगे अप्रेंटिस की, और भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन इसके बाद जब स्थिति कब बदलती है, जब एक प्रकरण इसमें आता है जिसमें कि पंजाब सरकार में जो बिजली विभाग है, विद्युत विभाग, वो एक जॉब निकालते हैं, नौकरी, जिसमें भर्ती होती है। लेकिन उस भर्ती में वो 50% अप्रेंटिस को भर्ती नहीं करते हैं और अपने 100% भर्ती ओपन मार्केट से वो भरने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, देखना ये है कि एक व्यक्ति जिनका नाम है नरेंद्र कुमार, और उनके साथ उनके कई साथी जिन्होंने उसी बिजली विभाग से अप्रेंटिस किया था, वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाते हैं और याचिका दाखिल करते हैं कि DGET का जो डिसीजन है कि 50% आपको अप्रेंटिस लेना है,
वैसा नहीं कर रहा है बिजली विभाग, तो इसके बारे में आप डायरेक्शन दीजिए। तो जब ये केस चलता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट अपने डिसीजन में ये कहता है कि भाई देखिए ऐसा है, पहले ही बड़ी संख्या में रिजर्वेशन है, ओबीसी रिजर्वेशन, एससी रिजर्वेशन, एसटी रिजर्वेशन, इसकी वजह से अगर 50% रिजर्वेशन दे दिया जाएगा अप्रेंटिस को, तो फिर रिजर्वेशन लगभग 100% हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं जाएगा कि रिजर्वेशन हो रहा है। और दूसरी बात यह कि अप्रेंटिसशिप एक्ट कभी भी ये नहीं कहता है, सेक्शन 22 में लिखा हुआ है कि इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी, ये बाध्यकारी नहीं है कि आपको अप्रेंटिस करने के बाद नौकरी दी जाए। और ये कहकर नरेंद्र कुमार एंड अदर्स की जो याचिका होती है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में खारिज हो जाती है। इसके बाद जब नरेंद्र कुमार और अन्य लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है, उस समय सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान ये बात निकल कर आती कि अप्रेंटिसशिप एक्ट का सेक्शन 22 का सेक्शन 1 तो ये कहता है कि ये बाध्यकारी नहीं है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिस किया वहां आपको नौकरी दी जाए, लेकिन सेक्शन 22 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि यदि जो एक करार होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अप्रेंटिस करते समय, जो भी एग्रीमेंट होता है उसमें अगर ये क्लॉज लिखा गया है कि अप्रेंटिस करने के बाद हम आपको सर्विस देंगे, तो वहां पर आपको सर्विस देनी पड़ेगी। और इनके केस में जो होता है पंजाब एंड इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, ये जो छात्रों ने अप्रेंटिस किया था उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप अप्रेंटिस हमारे वहां से करते हैं तो जब भी जॉब निकलेगी तो हम आपको जॉब देंगे। तो इस निर्णय के आधार पे माने सर्वोच्च न्यायालय अपना जो आदेश देते हैं वो है केस जो होता है नरेंद्र कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स में सन 1984 में 29 नवंबर सन 1984 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश में कहते हैं कि आपने जब क्लॉज 2 जो है अप्रेंटिसशिप एक्ट का, उसके अनुसार आपको नरेंद्र कुमार और अन्य लोगों को अप्रेंटिस के तौर पे भर्ती करनी होगी। साथ ही साथ जो बात आती थी कि 50% जो रिजर्वेशन दिया गया इनको, वो कहते हैं कि जब अप्रेंटिसशिप एक्ट का सेक्शन 22 का सेक्शन 2 ये कह रहा है कि आपको इन्हें देना ही होगा क्योंकि आपने एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है, तो इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि रिजर्वेशन कितना हो जा रहा है, आपको उस सेक्शन 2 के आधार पर देना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया, और सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय में ये भी कहता है कि यदि कोई छात्र अप्रेंटिस करता है तो और वो बेरोजगार रह जाता है तो ये ठीक नहीं है। मतलब अर्थ क्या निकल के आता है कि जो भी छात्र अप्रेंटिस करते हैं उन्हें उचित जो है रोजगार अवश्य मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में सन 1984 में ऐसा कहता है। इसके बाद इस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद भी स्थिति ये रहती है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने वहां रूल बनाते हैं और अप्रेंटिस की भर्ती शुरू हो जाती है। रेलवे में भी इसी तरह से, रेलवे भी लगातार अप्रेंटिस की भर्ती करता रहता है और ये भर्ती लगातार चलती रहती है। अब देखिए भर्ती, ये जो नरेंद्र कुमार के केस के बाद से जो भर्तियां होती थी उसमें स्थिति कैसी होती थी कि मतलब CWM भर्ती करते थे वर्कशॉप में, स्टेशन की भर्ती होती थी तो DRM कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे स्थितियां बदलती गई तो होने कुछ ऐसा लगा कि अधिकारियों की मनमानी होने लगी। जो भी छात्र अप्रेंटिस करते थे रेलवे में, उसमें से कुछ को तो भर्ती आसानी से मिल जाती थी, कुछ को मना कर दिया जाता था और अधिकारी आनाकानी करते थे, क्योंकि ये पूरी तरह से डिपेंड होता था अधिकारियों पर कि वो कैसे भर्ती करते हैं। ये पावर थी CWM के पास, DRM के पास, और वो अपनी पावर से भर्ती कर लेते थे। इसके बाद में रेलवे में जो अप्रेंटिस छात्र करते हैं उनकी भर्ती में सबसे बड़ा जो मोड़ आता है वो है साल 1996 में, जिस समय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन आता है UP SRTC उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस UP परिवहन निगम संघ का जो डिसीजन आता है 12 जनवरी सन 1995 को। इसमें
माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं कि जो भी छात्र अप्रेंटिस करेंगे उनको अन्य छात्रों से वरीयता दी जाएगी नियुक्ति में। लेकिन वरीयता कब दी जाएगी? जब वह अन्य जो भी ओपन मार्केट से भर्ती हो रही है उसमें बराबरी रखते हो तभी वरीयता दी जाएगी। अब और कहा गया, यह भी साथ बताया गया कि यदि एज बार की बात आती है तो जो छात्र अप्रेंटिस किए तो जितने साल उन्होंने अप्रेंटिस किया है उतने साल का उन्हें फायदा दिया जाएगा। मीन्स उतने साल उनको एज में जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसमें उतने साल की छूट दे दी जाएगी। अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश परिवहन संघ का और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, ये बहुत ही एक तरह से देखा जाए घातक सिद्ध हुआ अप्रेंटिस के लिए, खास करके रेलवे अप्रेंटिस के लिए। क्योंकि रेलवे में अप्रेंटिस करने वाले अधिकतर छात्रों की भर्ती हो जाती थी और रेलवे भर्ती कर लेता था अपनी पावर से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि जब बराबरी रखते हो तब वरीयता दीजिए। अब बराबरी रखने का अर्थ यह था कि जो भी छात्र अप्रेंटिस करेगा उसे एग्जामिनेशन पास करना होगा, उसके बाद में मेरिट बनेगी, अगर पीटी है तो पीटी होगा, उसके बाद में यदि बराबरी रखता है तब उन्हें वरीयता दी जाएगी। और ये तो ऐसी स्थिति में यदि कोई छात्र इतना सब कुछ पास करके वहां पहुंचता है तो उसे स्वतः ही नौकरी मिल जाएगी, फिर उसमें वरीयता का कोई अर्थ नहीं बनता है। साथ ही साथ जो अप्रेंटिस पहले से ही बहुत तरह के एग्जाम पास करके 3 साल रेलवे में सर्विस करके रेलवे वर्कशॉप का मास्टर होकर के आता है, उससे एक और कॉमन एग्जाम कराना जिसमें कि जो छात्र तैयारी करते हैं सालों साल लगते हैं उनके साथ बैठा कर उन्हें एग्जाम कराना, ये बिल्कुल ही एक तरह से भेदभावपूर्ण तरीका हो गया। लेकिन अब क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था तो ये मानना तो सबको था। तो इसके बाद रेलवे ने अपने कई नियम बनाए, जैसे कि आरबी नंबर 72/1996, आरबी नंबर 172/99, आरबी नंबर 61/2000। इसमें रेलवे ने भी ये नियम बना लिया कि हम ठीक है छात्र जो अप्रेंटिस करेंगे हम उनकी भर्ती तो करेंगे, लेकिन उन्हें ओपन मार्केट से होने वाली भर्ती में बैठना होगा, एग्जाम क्लियर करना होगा, मेरिट में आना होगा, उसके बाद हम वरीयता देंगे। तो ऐसा बहुत कम चांस होता था कि हम कोई छात्र जो अप्रेंटिस है वो दूसरे अन्य के बराबर है, वो या तो हो जाता था या तो वो एग्जाम ही नहीं पास कर पाता था। तो ये बहुत ही घातक सिद्ध हुआ या माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये निर्णय कैसे आया, रेलवे गया नहीं, रेलवे तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है यूपी स्टेट ट्रांसपोर्ट का है, तो उन लोगों ने क्या पक्ष रखा अप्रेंटिस का। आज अप्रेंटिस के मुद्दे पर मैंने ये वीडियो बनाया। आप सब जरूर अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ अप्रेंटिस के मुद्दे किसी और भी मुद्दे पर यदि आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी अवश्य बताएं, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।